नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। 22 में फतह हासिल करने के लिए बीजेपी एक्शन के मोड में नजर आ रही है, जिसके कारण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी पहुंचे और विधानसभा के नैनी डांडा में 90 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया। साथ ही ऊंचा पुल स्थित रामलीला मैदान में जन सुझाव रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाई। इसके बाद 29 विधानसभाओं के लिए जन सुझाव रथ यात्रा को सीएम ने रवाना किया। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद थे। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक मौजूद रहे। विधानसभा के नैनी डांडा में यहाँ पर आज 90 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है, जिसमें पंपिंग योजनाएं हैं, सड़क की योजनाएं हैं और साथ में स्कूलों के, अस्पतालों के, एनएम सेंटर और बहुत सारी योजनाएं हैं। और हमारा लक्ष्य है कि सभी योजनाएं जल्दी से जल्दी धरातल पर उतरें। जो हमने शिलान्यास किए हैं उनके जल्दी लोकार्पण हो, वो योजनाएं पूरी हों। इसको लेकर हम लगातार संवाद कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं और हमारा हर तरीके से यहाँ पर रोजगार बढ़े, स्वरोजगार बढ़े, यहाँ पर पर्यटन के अवसर बढ़े, उसके लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। नौजवानों को, युवाओं को, और जो हमारा लक्ष्य है 2025 तक उत्तराखंड हिंदुस्तान का सर्वश्रेष्ठ राज्य बने, उस दिशा में हम आगे बढ़े। मुख्यमंत्री ने पौड़ी गढ़वाल को योजनाओं की सौगात दी है। कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि युवाओं की प्रतिभाओं का उपयोग करना चाहते हैं। कई विभागों के खाली पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं। खाली पदों को जल्द से जल्द भरने की सरकार तैयारी भी कर रही है। इस मंच से मैं अनेक वीरों का समेत हमारे नायक अमर शहीद जनरल बिपिन रावत जी की जन्मस्थली, जो कि यही जनपद है, पौड़ी गढ़वाल जिले की इस मिट्टी को भी मैं प्रणाम करना चाहता हूं। मेरे लिए आज ये यकीन करना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि आज जनरल रावत, जो हमारे सबके चहेते थे, हमारे आदर्श थे, वो अब हमारे बीच में नहीं रहे। निश्चित रूप से उनका जाना हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। हमारे उत्तराखंड के लिए, विशेषकर से सेना के लिए तो है ही है, उसके साथ साथ पूरे देश के लिए, और देश से ज्यादा हमारे उत्तराखंड के लिए, क्योंकि यहां से उनका लगाव था, उनकी भी ये मातृभूमि थी। आज वो केवल एक जनरल के रूप में नहीं, बल्कि वो एक अभिभावक के रूप में भी मुझे व्यक्तिगत रूप से लगातार मेरा मार्गदर्शन करते थे। राष्ट्र सेवा और राज्य हित उनके लिए सर्वोपरि था। उनका एक सपना था कि हमारा उत्तराखंड एक विकसित उत्तराखंड बने। आज मेरे साथ आप सभी लोग ये भी प्रण लीजिए कि हम बिपिन रावत जी के सपनों का प्रदेश बनाने के लिए किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं करेंगे, उनके सपनों को पूरा करेंगे। 24 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं और इस दौरान उत्तराखंड को प्रधानमंत्री 30,000 करोड़ की लागत की सौगातें देने वाले हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। 26,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास होना है, जबकि 4,000 करोड़ की योजनाओं का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकार्पण करेंगे। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की तैयारी में कांग्रेस पार्टी जुटी हुई है। 16 दिसंबर को देहरादून में राहुल गांधी एक चुनावी रैली को संबोधित करने वाले हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में इस रैली का आयोजन होना है, जिसको राहुल गांधी संबोधित करेंगे। इस रैली में कांग्रेस शासन की उपलब्धियों को राहुल गांधी जनता को बताएंगे। लोक लुभावने वादे राहुल गांधी करेंगे और कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। उत्तराखंड का विधानसभा सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया है। राज्य के 21 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब सत्ता पक्ष सदस्यों के वक्त पर सदन में नहीं पहुंचने पर सदन को स्थगित करना पड़ा है। इससे सरकार की जमकर किरकिरी हुई है। सदन में बीजेपी के 56 विधायकों में से मात्र 4 और विपक्ष के 9 सदस्य मौजूद थे, जिसको लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा
और इसे मुद्दा बनाते हुए हंगामा किया है। साथ ही विपक्ष ने आरोप लगाते हुए सदन से वॉकआउट भी कर दिया। दूसरी तरफ विधानसभा अध्यक्ष भी सदस्यों के नहीं पहुंचने पर नाराज नजर आए, क्योंकि शनिवार को भारी हंगामे के बीच बगैर चर्चा के ही 1,353 करोड़ 79,08,000 करोड़ का दूसरा अनुपूरक बजट पारित किया गया। सरकार ने करीब 14 मिनट में उत्तराखंड विनियोग विधेयक 2021 समेत 9 विधेयकों को बिना चर्चा के पारित करवाया। सदन में हंगामे के बाद विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया। इससे पहले शनिवार देर रात तक चली सदन की कार्रवाई के दौरान नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने बागेश्वर में खड़िया वाहनों के चालान के मुद्दे को तात्कालिक महत्व का बताते हुए नियम 58 में चर्चा की मांग की, लेकिन पीठ से चर्चा की अनुमति नहीं मिली। जो सदन का हाल था उसमें पूछा जा रहा है महंगाई पे और वो विकास पे भाषण दे रहे हैं, तो ये कहीं भी नहीं लगा कि कोई भी मंत्री तैयारी के साथ आया है। संसदीय कार्य मंत्री के विधानसभा में अंदर होने के बावजूद भी दूसरे मंत्री आंसर देने की उत्तर देने की कोशिश कर रहे थे और उत्तर बिल्कुल भी तार्किक नहीं थे, ना ही उनका मूल प्रश्न से कोई सरोकार था। इसीलिए आज का सदन जो है बहुत ही अव्यवस्थित लगा। जो बहुत सुंदर ये सत्र संपन्न हुआ और वैसे तो आप जानते हैं, सब लोग साक्षी हैं कि अभी तक जितने भी सत्र हमारे यहाँ संपन्न हुए हैं इस कार्यकाल के, बहुत अच्छे संपन्न हुए हैं। तभी मैं कह सकता हूँ कि 70 जो उपवेशन हुए उसमें से 27 बार सभी प्रश्न के उत्तर उत्तरित हुए। ये दर्शाता है कि हमारी विधानसभा में ये बहुत फ्रूटफुल हमारी विधानसभा का ये सत्र हुआ है। बहुत से एक्ट अध्यादेश सरकार ने पास किए हैं। अब ये अलग विषय है कि विपक्ष द्वारा हल्ला गुल्ला होता रहा, वो पास होते रहे। उसमें देवस्थान बोर्ड बहुत महत्वपूर्ण है। आम्रपाली इंस्टीट्यूट को माननीय मंत्री जी ने विश्वविद्यालय का स्वरूप दिया है, वो है। नजूल भूमिका है। बहुत से ऐसे अध्यादेश आए हैं जिन पर सरकार ने आज काम किया है। आज सरकार का ये विधानसभा के अंदर मेरा ख्याल अंतिम दिन है। भावभीनी विदाई सबको हुई है। बहुत अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य के इको सेंसिटिव जोन की अंतिम अधिसूचना जारी कर दी गई है। ये इको सेंसिटिव जोन प्रदेश का पहला ऐसा जोन है जिसमें एक भी गांव शामिल नहीं है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मांग और तत्कालीन वनाधिकारी डॉक्टर विनय भार्गव के प्रयासों के बाद भारत सरकार ने 2 दिसंबर को अंतिम अधिसूचना जारी कर दी। अंतिम अधिसूचना में पारिस्थितिकीय संवेदी जोन में एक भी गांव शामिल नहीं होने से भविष्य में होने वाले विकास कार्यों में कोई भी बाधा नहीं आएगी। शुरू में आज 0 गांव, कोई भी गांव इसके उसमें नहीं आया है और इससे जो है यहाँ के विकास को गति मिलेगी। जो सेंसिटिव जोन के जो फायदे हैं, सेंसिटिव जोन को कुछ फायदे भी मिलते हैं सरकार के। अगर वो टाइगर क्षेत्र बनता है, रिजर्व बनता है या कोई भी क्षेत्र बनता है तो तमाम एजेंसियों से, भारत सरकार के तमाम फंडिंग एजेंसियों से उसको फंड भी मिलते हैं। और उसके जो नुकसान है कि विकास के काम उस क्षेत्र में अवरुद्ध हो जाते हैं, तो ये विकास के काम भी अवरुद्ध नहीं होंगे और जो सेंचुरी बनने के जो फायदे हैं वो फायदे भी इस क्षेत्र को मिलेंगे। काशीपुर से अगली खबर है, जहां पर आपके कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष दीपक बाली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के 5वें उत्तराखंड दौरे की उन्होंने जानकारी दी। 14 दिसंबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल काशीपुर के दौरे पर आएंगे। उत्तराखंड में चौथी गारंटी लेकर अरविंद केजरीवाल आ रहे हैं। इस दौरान अरविंद केजरीवाल एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। उत्तराखंड की जनता के लिए अरविंद केजरीवाल कुछ बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं। हमारे नेता माननीय अरविंद केजरीवाल जी 14 दिसंबर को उत्तराखंड की पावन धरती पर और काशीपुर जो मेरी जन्मभूमि है उस पे 1 बजे रामलीला ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो आप सब लोगों के माध्यम से मैं इस बात की सूचना आम जनता, कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी और उत्तराखंड की समस्त सम्मानित जनता को देना।
2022 में जीत हासिल करने के लिए सरकार कालाडूंगी के ग्राम पंचायत गुलजारपुर बंकी में सड़कों का पुनर्निर्माण करवा रही है। पुनर्निर्माण कार्यों के लिए 10,20,000 का बजट पास किया गया, लेकिन ठेकेदार की लापरवाही से सड़क उखड़ने लगी है, जिसका ग्रामीणों ने विरोध किया है। ग्राम प्रधान दीपक गोस्वामी ने बताया कि सड़क पुनर्निर्माण कार्य में ठेकेदार द्वारा अनियमितता बरती जा रही है, इसके कारण ग्रामीणों में काफी आक्रोश है और ग्रामीणों द्वारा पुनर्निर्माण कार्य को रुकवा दिया गया है। 1 किलोमीटर सड़क स्वीकृत हुई है विधायक निधि से। इसमें 10 लाख रुपए का बजट है। ये ठेकेदार अपनी इसमें वो अनियमितता से काम कर रहा है, लीपापोती कर रहा है, खाली खाना पूर्ति के हिसाब से रोड बन रही है। हाँ। मैंने 12 बार जे साहब से भी कहा है और अन्य आला अधिकारियों से भी कहा है कि रोड का बजट जितना है उतना ही करें काम, जितना 10 लाख में कम बन रही तो कम बनाए, ज्यादा मत बनाए, लेकिन बनाए अच्छी रोड, बड़ी मुश्किल से स्वीकृत हुई है रोड ये विधायक निधि द्वारा। कम 15-20 साल लग गए रोड को स्वीकृत होने में। लालकुआं में स्टोन क्रशर पर कम भाड़ा देने और राज्य सरकार पर रॉयल्टी कम न करने का आरोप लगाते हुए खनन व्यवसायियों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। इस दौरान कई गोला निकासी गेट के खनन कारोबारियों ने आंदोलन उग्र करने की चेतावनी दी है। आपको बता दें कि शनिवार को खनन कारोबारी शहीद स्मारक स्थल पहुंचे। यहां से हल्दू चौड़, बेरी पड़ाव, देवरामपुर और लालकुआं गेट के खनन कारोबारियों ने दोपहर के बाद जुलूस निकालना शुरू किया। जुलूस गौला रोड से होता हुआ लालकुआं मुख्य बाजार पहुंचा। वह जनसभा को संबोधित करते हुए खनन कारोबारियों ने कहा, जब तक स्टोन क्रशर संचालक उनकी मांगों को पूरा नहीं करते हड़ताल जारी रहेगी। नहीं, नुकसान तो बहुत हो रहा है और ये नुकसान हो रहा है सिर्फ वैसे रॉयल्टी का रेट जो है 31 रुपये है। आज 5-6 साल से चल रहा था, उसमें से कोई दिक्कत नहीं थी। हमारा तो सबसे पहले ये कहना है कि अगर रॉयल्टी में भी कोई गुंजाइश होती है तो उसका रेट कम हो जाए। लेकिन मेन जो क्रेशर वालों ने आज हमसे माल लेना बंद कर दिया, हमारे रेट घटा दिए सीधे 10 रुपये। सिर्फ इस रेट में घटाए हैं कि इनको करोड़ों कुंटल की, इनकी एक एक क्रेशर की 1-1 करोड़ कुंटल की फाइलें लगी हुई है समतलीकरण के नाम पर अवैध खदान और गड्ढे की, जिसकी रॉयल्टी 7 रुपये है। तो इनको वह माल पहुँचता हुआ 25 रुपये कुंटल क्रेशर में पड़ सकता है। और गोला का अगर ये माल लेते हैं तो ये कह रहे हैं 30 रुपये की रॉयल्टी है, 32 रुपये, 25 का भाड़ा लगा के भी 55 रुपये। तो हमारा तो राज्य सरकार से यही मांग है कि सबसे पहले समतलीकरण के नाम पे जो अवैध खुदान खनन हो रहा है इसको बंद कर दें। अगर यह बंद हो जाएगा तो क्रेशर वाले अपने आप ही हमारा 10 रुपये भाड़ा के 15 रुपये बढ़ा देंगे और माल ले लेंगे। अब तो बस यही है, डू एंड डाई बट नॉट ट्राई। हम अपनी रोजी रोटी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हम पिछले 2 साल से बहुत परेशान हैं। कोरोना काल की वजह से हमारी जो आर्थिक स्थिति है बहुत कमज़ोर हो चुकी है। इसलिए इस समय गोला खुली थी, आशा थी कि अच्छा माल आया है, अच्छा रेट मिलेगा और कुछ अच्छा कारोबार चलेगा। लेकिन आशाएं जो है निराशाएं में बदल गई हैं। और जो है खनन नीति जब तक सीएम खनन नीति में बदलाव नहीं करेंगे तब तक हम अपने जो है आंदोलन को जारी रखेंगे। हमारी प्रमुख मांग है कि हमारा भाड़ा बढ़ाया जाए और पहले भी हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया था। एसडीएम महोदय ने हमसे 2 दिन का आश्वासन दिया था कि 2 दिन के अंदर हम आपकी क्रेशर स्वामियों से वार्ता कराएंगे, लेकिन किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं निकला। आज हम फिर दोबारा ज्ञापन दे रहे हैं एसडीएम महोदय को कि हमारा जो है भाड़ा बढ़ाया जाए। पिछली बार जो हमारा भाड़ा था उससे भी 10 रुपये कम भाड़ा इन्होंने खोला है और हवा में बता रहे हैं कि हमने 3 रुपये बढ़ा दिया, 4 रुपये बढ़ा दिया, लेकिन क्रेशर स्वामियों से वार्ता कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि भाई हमारी किसी से कोई वार्ता नहीं हुई, हमने किसी प्रकार का भाड़ा नहीं बढ़ाया है। और रॉयल्टी को लेकर कुछ मांगे आप? रॉयल्टी को लेकर तो सबसे बड़ा जो आक्रोश है, तो मामला जो फंसा हुआ है रॉयल्टी को लेकर ही फंसा। लच्छीवाला रेंज से सटे ग्रामीण इलाकों में आए दिन हाथी का उद्यम देखने को मिलता है। हाथी आबादी वाले क्षेत्रों में किसानों की फसलों को खासा नुकसान पहुंचा रहा है। देर रात माधोवाला गांव के गन्ने और पशु चारे को हाथी ने बर्बाद कर दिया और लगातार हो रही जंगली हाथी के दस्तक से लोगों में डर का भी माहौल है। वो स्थानीय निवासियों ने वन विभाग से अपील की है कि क्षेत्र में गश्त बढ़ाई जाए ताकि जंगली हाथियों की दस्तक से आबादी का क्षेत्र महफूज रहे। क्या रात 8:30 बजे यहाँ पर हमारे घर के बिल्कुल पास में हाथी आए, गन्ने की फसल बर्बाद की और हमारे बिल्कुल घर के पास कई खतरा बना हुआ है। कई बार हम लोग नहीं होते यहाँ पर, गरेनियाँ होती हैं, बच्चे होते हैं, उनके लिए खतरा है। घर के पास ही बिल्कुल हाथी आ रहा है। क्या रात 8:30 बजे यहाँ पर हमारे घर के बिल्कुल पास में हाथी पर तो काफ़ी बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है। रात को 8:30-9 बजे करीब जो भी है हाथी आते हैं यहाँ पर। और कल रात भी आ गया था अचानक हाथी यहाँ। बहुत खतरा बना हुआ है कि इस जो है सुरक्षा की जाए, हमारी बहुत ज़रूरी है सुरक्षा।
ये फिलहाल तो गेहूँ बो रखे हैं, गेहूँ में भी आते हैं और इसमें घास बो रखा है, चेरी गाँव और गन्ने बो रखे हैं।